Morning and welcome back again to online biology classes। आज हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को क्लियर किए थे कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस एंड गैमेटोजेनेसिस टू टाइप्स, spermatogenesis and oogenesis। Spermatogenesis is a process in which formation of sperm यानी कि male gamete take place in testis and testis is the primary male sex organ, while oogenesis is a process in which formation of ovum takes place in a primary female sex organ which is known as ovary। आज हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें और कैसे ये स्पर्म मूव करता है, कैसे ये फर्टिलाइज करता है। क्लियर? तो स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। स्पर्म एक आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। यह एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड इट कंस्टिट्यूट बाय 4 पार्ट्स: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड लास्ट आपका है टेल। स्पर्म जो है 4 भाग से मिलकर बना हुआ है, 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। हेड हो गया, दूसरा नेक वाला पोर्शन, तीसरा मिडिल पोर्शन और चौथा टेल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को। ये जो है स्पर्म का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको सभी पार्ट्स दिख रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पोर्शन को हम हेड कहते हैं। ये आपका हेड पोर्शन हो गया, ये नेक हो गया और ये मिडिल पीस हो गया और इसको हमने टेल कर दिया। ये 4 पार्ट्स हो गए स्पर्म। ये हेड हो गया, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, नेक हो गया, दूसरा पार्ट ये मिडिल पीस हो गया और ये आपका टेल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हेड के जो एकदम एबव वाला पोर्शन है उसमें एक्रोसोम प्रेजेंट है। इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। गोल्गी बॉडी एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, उसी सेल ऑर्गेनेल के थ्रू इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है और इस एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं। वह एंजाइम्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उस एंजाइम्स का नाम है हॉलुरोनिडेज एंजाइम। वह एंजाइम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ओवम को क्या करता है, पेनिट्रेट करने में हेल्प करने का कार्य करता है, जिससे स्पर्म ओवम के अंदर चला जाए और फ्यूज हो के जाइगोट का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो हेड के पोर्शन में ही एकदम फ्रंट जो पोर्शन होता है वह एक्रोसोम होता है और इस एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हेड पोर्शन में ही एक इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है। क्लियर? हेड कंटेन्स एन इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। हेड के अंदर जो इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस होता है ये हैप्लॉइड इन नेचर होता है, डिप्लॉइड नहीं होता, हैप्लॉइड इन नेचर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, पूरे स्पर्म के फंक्शन को, मोटिलिटी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि हेड पोर्शन को और मिडिल पोर्शन को जो कनेक्ट करने का काम करता है उसको आप नेक कहते हैं। ठीक है, हेड एंड मिडिल पोर्शन ऑफ स्पर्म आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज नेक एंड मिडिल पीस कंटेन सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया। इस मिडिल पीस में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं। व्हाट इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? जनरली हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यही है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना। इसमें कोई इम्पट नहीं होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे भी रहेगा
उसका एक ही फंक्शन है, वह नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। ठीक है, यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो मिडिल पीस ऑफ स्पर्म, middle piece of sperm contain several mitochondria, and this mitochondria produce energy, and this energy is responsible for movement of tail, and this movement of tail is necessary for motility of sperm. स्पर्म के मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्पर्म की मोटिलिटी जब तक होगा नहीं तब तक वह स्पर्म मूव करके ओवम के पास पहुंच नहीं पाएगा, और ओवम के पास पहुंच नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे टेल में मूवमेंट होता है, और टेल में मूवमेंट होते ही स्पर्म की मोटिलिटी शुरू हो जाती है, और स्पर्म मूव करने लगता है, और मूव करने के वजह से ही ओवम के पास पहुंच पाएगा, और ओवम के पास पहुंचेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर? तो ये था स्पर्म का स्ट्रक्चर। क्लियर? तो द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प विथ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। यही बात अभी आपको बताए भी हैं कि एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और यह एंजाइम्स हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ओवम के साथ स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को हेल्प करने का कार्य कौन करता है, एक्रोसोम करता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी होती रहे टेल के मूवमेंट होने से। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperm during a coitus. कोई भी ह्यूमन मेल क्या करता है, मतलब क्वाइटस के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है, इजैकुलेट करता है। क्लियर? द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperm during a coitus, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ह्यूमन मेल के द्वारा लगभग 200 से 300 स्पर्म रिलीज किया जाता है। And this sperm released from seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म रिलीज होते हैं, और स्पर्म रिलीज होके डिफरेंट एसेसरी डक्ट से ट्रांसपोर्ट होते हुए पेनिस से क्या होते हैं, वेजाइना में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, द सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट सीमेन। सेमाइनल प्लाज्मा में आपको बताए थे फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, ये सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट करके आपका सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कोई पूछे व्हाट इज सीमेन, तो स्पर्म एंड सेमाइनल प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अ सीमेन। क्लियर? द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। आपको ये भी बता चुके हैं कि टेस्टिस के द्वारा मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको आप एंड्रोजन्स कहते हैं, सिक्रीट होता है, और वह मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये और क्या करता है एंड्रोजन्स, द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। यानी मेल एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स, इन सभी के फंक्शन को मेंटेन टेस्टिकुलर हार्मोन के द्वारा किया जाता है, यानी कि एंड्रोजन्स के द्वारा किया जाता है। तो ऑल अबाउट दिस, यह स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में था कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, अब क्या किस पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। क्लियर हो गया होगा? एक बार वो समराइज कर देते हैं।
ये स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो चार पार्ट से हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ये हेड पोर्शन है, ये हेड और मिडिल पीस को जोड़ने का कार्य करता है, उसको नेक कहते हैं। और मिडिल पीस का जो इन वाला पोर्शन होता है वो टेल हो गया, ठीक। हेड वाले पोर्शन में इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड होता है वो। इसका फ्रंट पोर्शन पे क्रोमोसोम होता है, इसी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। इसमें सेवरल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक हॉलीरोनिडेज व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मिडिल पेज कंटेन सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। तो देयरफॉर मूवमेंट ऑफ टेल से क्या होने लगता है, स्पर्म मूव करने लगता है और स्पर्म की मोटिलिटी नेसेसरी होती है स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए, क्लियर। और एक ह्यूमन में इजिकुलेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स और क्वाइटस, क्लियर। द फंक्शन ऑफ accessory ducts and glands are maintained by male androgen hormones, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग oogenesis के बारे में जानेंगे जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में होने वाली प्रोसेस है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।